हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देख रहे हैं हिंदी ग्रामर। आज का टॉपिक है हमारा रचना के आधार पर शब्द भेद। आप लोग देख रहे हैं आर के एजुकेशन क्लास यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन, जिसमें से हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है रचना के आधार पर शब्द। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को व्युत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द भेद को बताया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कौन से 5 होते थे। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक है रचना के आधार पर शब्द भेद। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर हम शब्द के देखा जाए तो रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, फिर आपका होता है यौगिक, इसके बाद होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये 3 होते हैं। पहला का नाम क्या है? रूढ़, यौगिक, फिर योग रूढ़। ये 3 होते हैं। 3 के आधार पर आज हम डिस्कस करेंगे। सो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में आपको आज बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रूढ़ शब्द। पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है? रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द जो होता है, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द का तात्पर्य उसको आप खंड भी नहीं कर सकते, यानी उन रूढ़ शब्दों को तोड़ा भी नहीं जा सके और यौगिक से न बने हो, शब्दों के मेल से भी न बनाने, 2 शब्दों के मेल से भी वो न बना हुआ हो, वह एक शब्द हो, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात उसके कहने का तात्पर्य था कि यदि हम उसका खंडन करें तो उसका कोई विशेष अर्थ न निकले। इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। इसे ध्यान देंगे आप लोग, इसे हम मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। जिसे चावल शब्द का यदि हम खंडन करते हैं तो चावल होता है चा प्लस वल या चा प्लस ल। ये निरर्थक शब्द है, क्योंकि चा का कोई अर्थ नहीं होगा, नहीं वल का अर्थ होगा। या इस प्रकार ना करें तो चाव का अर्थ भी कोई नहीं होगा अर्थ, और ल का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इस प्रकार ये जो शब्द होंगे ये निरर्थक शब्द होंगे। इसका उदाहरण हमने और ले रखा था। तो चावल शब्द एक तरह से हम कह सकते हैं रूढ़ शब्द है। और उदाहरण जैसे मुंह आपका हो गया, दिन, घोड़ा, हाथी, पैर, गाय, शेर, पक्षी आदि हम शब्दों को विच्छेद कर सकते हैं, क्योंकि आपका मुंह है, मुंह और हाँ हम अलग अलग कर देंगे तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। जब ये आपका एक स्पष्ट शब्द मुंह है तो इसका एक अर्थ है कि मुंह किसको कह रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि मुंह हमारा क्या है। दिन, दी और न को अलग हम करते हैं, इसे दिन हो गया, दी प्लस न, ऐसे यदि हम कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। दी क्या होता है नहीं समझ में आता, न क्या होता है ये भी नहीं, कोई विशेष अर्थ नहीं समझ आता। तो इस प्रकार के यदि हमको खंड कर दिया जाए, खंड करके टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है तो इसको हमें समझ में नहीं आता कि यह शब्द है क्या। ठीक है, यानी इनका कहने का तात्पर्य इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक आपका है यौगिक। यौगिक नाम से स्पष्ट है, यौगिक यानी 2 शब्दों से मेल होता होगा। तो यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ। यौगिक का तात्पर्य होता ही है यौगिक, योग प्लस इक। ठीक है, योग प्लस इक बराबर यौगिक होता है। तो इसमें 2 शब्दों का मेल होता है। ठीक है, मेल से बना हुआ शब्द होते हैं, और जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, वी और ज्ञान। ठीक है, वी और ज्ञान, विज्ञान होता है, ये हमें समझ में आता है कि विज्ञान हम कह सकते हैं। विज्ञान को हम टुकड़ा अलग व्यक्त कर दें तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। सामाजिक को हम समाज प्लस इक के नाम से जानते हैं। समाज और इक दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। विद्यालय भी विद्यालय से बना हुआ है। राजपुत्र भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि यौगिक जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ध्यान देंगे यौगिक की जो रचना होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। जो यौगिक की यदि हम रचना करते हैं तो उसको हम 3 प्रकार से करते हैं। ठीक है, वो रचना होती है उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। वो जो आपकी रचना होती है वो किससे होगी? आपकी उपसर्ग से,
प्रत्यय और समास। यौगिक शब्द की रचना जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। जब हम इसकी रचना करते हैं तो उसका मुख्यतः रूप होता है यौगिक शब्द होता है, प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, उपसर्ग से होती है, प्रत्यय से और समास से होती है। ध्यान देंगे, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। आज का इसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट टॉपिक आपका है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, इसकी इस परिभाषा, इसके बारे में हम समझेंगे। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ कोई विशेष अर्थ होता है। ध्यान देंगे, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष अर्थ है, रूढ़ में विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी वे शब्द इकाई हो जाते हैं, यानी यह सामान्य अर्थ न होकर के न अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यह सामान्य को अर्थ को न प्रकट करके किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को ये प्रकट करते हैं। ठीक है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इसमें पीताम्बर हमने लिखा, ठीक है, पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, गिरधारी, दशरथ, हनुमान, लालती बादशाह, चारपाई आदि, ये शब्द हमारे जो शब्द हैं ये योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, ये अर्थ, इसका अर्थ विशेष न होकर, इसका अर्थ सामान्य न होकर के इसका विशेष अर्थ होता है। और एक दूसरी बात ये भी ध्यान देंगे, पीताम्बर का हमने उदाहरण बताया था कि पीताम्बर का अर्थ नॉर्मल तौर पर से पीला वस्त्र होता है, पीताम्बर। ठीक है, इसका अर्थ एक पीला वस्त्र है, लेकिन इस पीला वस्त्र का न होकर के किसी कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। कहने का पर्पज ये, पीताम्बर पीला वस्त्र न होकर के वो श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हो रहा है, यानी एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। नहीं कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण जो होते हैं वो योग रूढ़ शब्द के माने जाते हैं। जो बहुब्रीहि समास, इसके पहले आपको समास के बारे में हम आपको बता दिए थे। तो जो बहुब्रीहि समास होता है वो क्या कहते हैं, पूरे उदाहरण, ठीक है, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे लंबोदर हो जाएगा, ठीक है, लंबोदर जो होता है लंबा उदर है, ठीक है, लंबा उदर का पेट से नहीं, यह गणेश को वो संकेत करता है, यानी इसका कोई विशेष अर्थ जो होता है वो गणेश होगा। इसके बाद नीलकंठ जो है, नीलकंठ आपका होगा नीलाकंठ। ठीक है, यह नीलाकंठ का तात्पर्य नहीं होगा, वो शिव के लिए कहा गया। ठीक है, नीलकंठ। इसके बाद दशानन जो होगा, 10 आनन है, यह किसी विशेष अर्थ के लिए प्रकट करता है, यानी रावण के लिए प्रकट कर रहा है। और चक्रपाणि भी है, चक्र है, पाणि भी है, जिसके हाथ में चक्र है वो इसका अर्थ न करके वो किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, नहीं वो विष्णु के लिए कहा है। और उदाहरण हम ले सकते हैं बहुब्रीहि समास के, जैसे हमने और उदाहरण दिए थे, नीलकंठ, गिरधारी, दशरथ, हनुमान, लालती बादशाह। और उदाहरण जैसे आपका इसके अतिरिक्त और उदाहरण हो जाएंगे, गिरधर हो जाएंगे, न होने वाली घटना, अनहोनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको हम दुर्घटना के नाम से जानते हैं। और पंकज है, पंख में जो होता है पैदा, जो होता है, जो पंख में जो होता है यानी कीचड़ में जो पैदा होता है, उसका अर्थ किसी विशेष अर्थ के लिए निकलता है, जैसे कमल के लिए होता है। ठीक है, और मृगेंद्र होता है, मृगों का इंद्र, उसको हम मृगों का इंद्र न करके उसको सिंह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मृत्युंजय जो होता है, मृत्यु को जीतने वाला, उसको हम मृत्यु को जीतने वाला को इस अर्थ को जो हम इसको वो शंकर के लिए कहा जाता है। और त्रिलोचन जो होता है, 3 हैं लोचन जिनके, यानी जिनके 3 नेत्र हैं, वो भी उनके शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चंद्रभौली जो है, चंद्र भौली पर भी उनको शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और हम चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी, ठीक है, वो हम विष्णु के लिए प्रयुक्त करते हैं। ये सारे हम उदाहरण आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि ये हमारे शब्द जो होते हैं रचना के आधार पर हैं। तो हम एक ध्यान देंगे आप कि जो योग रूढ़ शब्द होता है वो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वह उसके उदाहरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका इतना इस वीडियो में आपका हमने 3 यौगिक शब्दों के बारे में पढ़ा, रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ा और योग रूढ़ के बारे शब्दों के बारे में। और इसके बाद हम आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ाया, रचना के आधार पर, अब हम आपको पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पर। तब तक के लिए आज इतने ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करिएगा। यदि कोई इस पर कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। यदि समस्याएं आती हैं, ठीक है, तो मैं उसका प्रयास करूंगा उस समस्या को जाने का, यदि आप हो। ठीक है, धन्यवाद।